हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यूनिट 4 एमपी हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी किस प्रकार की एक संस्था है? यूजीसी एक नियामक और विधायी निकाय है। यूजीसी एक रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी है, जबकि जो स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। मतलब ये सारे नियम निर्धारण करेंगे और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी इसको एग्जीक्यूट करेगी। इसका मतलब है यूजीसी तय करता है कि शिक्षा मानक क्या होंगे, योग्यता क्या रहेगी और नियम क्या होंगे। ये सारे तय करने वाली यूजीसी होगी और राज्य इन्हें लागू करेगी। नेक्स्ट है, यूजीसी नियमों का पालन न करने पर अनुदान रोकने की शक्ति किस धारा में? अब पूछा गया है कि अगर यूजीसी के जो रूल्स वगैरह है, जो बोला गया है, वो अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर उस जो ग्रांट दी जा रही है उसको क्या, किस सेक्शन के तहत वापस ले ली जाएगी? तो सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 बताता है कि ग्रांट दी जाती है, यहाँ पे अनुदान दिया जाता है सेक्शन 12 में। लेकिन अगर नियमों का पालन ना हुआ तो सेक्शन 14 के तहत इसको वापस ले लिया जाएगा। यूजीसी एक्ट 1956 सेक्शन 14, यदि विश्वविद्यालय यूजीसी नियमों का पालन नहीं करता है, मतलब यूनिवर्सिटी यूजीसी के नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो यूजीसी उसका ग्रांट रोक सकता है। नेक्स्ट है, यूजीसी का मध्य क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यूजीसी का जो मध्य कार्यालय है वो भोपाल में स्थित है, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय। यूजीसी का सेंट्रल रीजनल ऑफिस सीआरओ कहाँ स्थित है? अरेरा कॉलोनी भोपाल में है। यह कार्यालय सीधे मध्य प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से संपर्क करता है। नेक्स्ट है, यूजीसी मध्य क्षेत्रीय कार्यालय का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है रिसर्च प्रोजेक्ट और सेमिनार अनुदान देना। यूजीसी सीआरओ के प्रमुख कार्य है माइनर रिसर्च प्रोडक्ट एमआरपी स्वीकृति, सेमिनार कॉन्फ्रेंस ग्रांट करना, महिला छात्रावास निर्माण अनुदान की निगरानी करना, ये काम करता है। नेक्स्ट है, यूजीसी एक्ट की धारा 2F किससे संबंधित है? तो ये रिकॉग्नाइजेशन देता है, विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है। अनुदान सेक्शन 12 देता है और वापस सेक्शन 14 के तहत ले लिया जाता है। तो विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी घोषित करता है, सेक्शन 2F। यूजीसी एक्ट की धारा 12B किससे संबंधित है? तो ये अनुदान पात्रता से संबंधित है। विश्वविद्यालय को यूजीसी ग्रांट प्राप्त करने की पात्रता देता है। इसका मतलब है कि हर सेक्शन 2F में विश्वविद्यालय को ग्रांट नहीं मिलता, मतलब जो भी विश्व यूनिवर्सिटी है जो सेक्शन 2F के अंतर्गत आती है उसको ग्रांट नहीं मिलता, उसको ग्रांट के लिए सेक्शन 12 के तहत आना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 2F प्लस 12B दोनों जरूरी है यहाँ पे। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2F किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज के अस्तित्व की मान्यता से संबंधित है। इसका अर्थ है यदि कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज 2F के अंतर्गत सूचीबद्ध है तो यूजीसी उसे मान्यता प्राप्त संस्था मानता है। वह विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करने के लिए वैध माना जाता है, लेकिन केवल 2F होना पर्याप्त नहीं है यदि उसको वित्तीय सहायता चाहिए तो। और वित्तीय सहायता के लिए सेक्शन 12B, यूजीसी एक्ट की धारा 12B किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज को यूजीसी से वित्तीय अनुदान प्राप्त कराने की पात्रता प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2S रिकॉग्नाइजेशन और 12B जो है वो यूजीसी अनुदान की पात्रता। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 2026 तक सभी शासकीय कॉलेजों के लिए कौन सा दर्जा अनिवार्य किया है ना? तो 2026 तक कौन सा शासकीय कॉलेजों के लिए दर्जा अनिवार्य किया गया है? तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन्हें 12B के अंतर्गत आने के लिए मतलब कंपलसरी कहा है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि 2026 के अंत तक सभी शासकीय कॉलेजों को 12B का दर्जा प्राप्त करना होगा। उसे यूजीसी अनुदान नहीं मिलेगा। यदि किसी कॉलेज के पास 12B का दर्जा नहीं है तो उसको अनुदान नहीं मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट से भी बाहर रखा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट क्या है? मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक भर्ती को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भर्ती जो है वो कोड 28 जो प्राइवेट कॉलेज है उन्हीं के लिए कोड 28 के तहत वहाँ भर्ती होती है। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को सामान्यतः कोड 28 कहा जाता है। ये प्राइवेट कॉलेज के लिए यह भर्ती पूरी तरह यूजीसी नियमों के आधार पर होती है। मध्य प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती कौन करता है? तो ये एमपीपीएससी करती है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो भर्ती होगी वो एमपीपीएससी के एग्जाम के थ्रू होगा, है ना। और ये पूरा सारा ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 और 23 के अनुसार ही यहाँ पे होगा। सहायक प्राध्यापक के लिए पात्रता क्या चाहिए? तो नेट सेट पीएचडी। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में चयन समिति का गठन किस परिनियम के अनुसार किया गया है? तो परिनियम 19। स्टेट्यूट 19 एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 के स्टेट्यूट में कहा गया है कि चयन समिति जो सिलेक्शन कमेटी है शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया यूजीसी के निर्देशों के अनुसार होगी। तो ये दोनों ही चीज किसके? यूजीसी के अनुसार की जाएगी। ये स्टेट्यूट 19 में कहा गया है। नेक्स्ट है करियर एडवांसमेंट स्कीम्स किससे संबंधित है? तो ये करियर एडवांसमेंट स्कीम शिक्षक पदोन्नति से, प्रमोशन से रिलेटेड है ये ना। शिक्षकों की पदोन्नति प्रणाली है। इसमें क्या है? सबसे पहले कोई भी बनेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और उसके बाद प्रोफेसर। सीएएस में प्रमोशन किस आधार पर होता है? तो ये जो होता है एपीआई स्कोर के अकॉर्डिंग। जो नेक का यूजीसी ने एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रणाली लागू की है, इसमें शिक्षक का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजीसी ने जो एपीआई प्रणाली है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसके अंतर्गत क्या होगा? शोध कार्य, शिक्षण, सेमिनार, प्रकाशन, ये सब इसमें ये देखा जाएगा और उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और उसी के आधार पर प्रमोशन होगा। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग शिक्षकों से कौन सी रिपोर्ट भरवाता है? अब जो हायर डिपार्टमेंट है एमपी का वो कौन सी रिपोर्ट भरवाता है? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। तो यहाँ पे शिक्षकों को ये रिपोर्ट फाइल करनी होती है, जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें हर वर्ष शिक्षकों से भरी जाती है पार जो रिपोर्ट है वो, और इसमें होता है उनका कार्य, शिक्षण कार्य, शोध कार्य, प्रकाशन और अकादमिक गतिविधियां, ये सब उनको भेजना होता है। प्रोफेसर प्रैक्टिस किससे संबंधित है? तो ये उद्योग के विशेषज्ञ को पढ़ाने का अवसर देता है ना। पीओपी जो है मतलब उन्होंने नेट सेट की ऐसी कोई उनके पास उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन वो एक किसी उद्योग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है और उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उन्हें भी पढ़ाने की यहाँ पे परमिशन दी गई है। जैसे सीएस है, सीए है ना, और भी जो एक्सपर्टाइज होंगे अपने फील्ड के उनको यहाँ पे पढ़ाने का दिया जाएगा। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, यूजीसी की प्रोफेशनल ऑफ प्रैक्टिस योजना के तहत उद्योग विशेषज्ञ मतलब किसी इंडस्ट्रीज का एक्सपर्टाइज हो, प्रोफेशनल्स हो, पीएचडी या नेट के बिना भी विश्वविद्यालय में पढ़ा सकते हैं, और ये 2026 में लागू कर दिया है एमपी ने भी। डुअल डिग्री प्रोग्राम का क्या अर्थ है? तो डुअल डिग्री क्या एक साथ 2 डिग्री करना डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है। हाँ, तो ये कैसे होगा डुअल डिग्री प्रोग्राम? तो एक तो रेगुलर डिग्री होगी और दूसरा जो डिग्री होगी वो ऑनलाइन या डिस्टेंस डिग्री के तहत दूसरी डिग्री की जा सकती है, और इस तरीके से 2 डिग्री किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय जो है इन्होंने इसे लागू कर दिया है, मतलब डुअल डिग्री का कंसेप्ट यहाँ चालू हो गया है। एबीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स स्टोर होंगे। एक डिजिटल प्रणाली है जिसमें छात्र के क्रेडिट जमा होते हैं। अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई संभव होती है। और मध्य प्रदेश में ई प्रवेश पोर्टल को एबीसी पोर्टल से एपीआई के माध्यम से जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा ई प्रवेश पोर्टल है। यूजीसी छात्र शिकायत निवारण अधिनियम 2023 के तहत क्या नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इस रेगुलेशन के तहत लोकपाल, मतलब यहाँ पे अगर कोई शिकायत करनी है तो यूजीसी में जाके स्टूडेंट शिकायत कर सकते हैं। तो हर विश्वविद्यालय में ओम्बड्स पर्सन लोकपाल नियुक्त किया गया है। इनका कार्य छात्र शिकायतों का समाधान करना है। तो ये किस रेगुलेशन के तहत है? यूजीसी छात्र शिकायत निवारण अधिनियम 2023 के तहत ही हुआ है। मूल्य प्रवाह 2.0 किससे संबंधित है? तो मूल्य प्रवाह जो है
मूल्य प्रवाह है, नैतिकता दिशा निर्देश से संबंधित है। यूजीसी द्वारा जारी इथिक्स गाइडलाइन है और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को इसे अपनाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा कौन देता है? तो ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा जो देता है वो यूजीसी देता है। ऑटोनोमस प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले क्या है, कॉलेज आवेदन करेगा राज्य सरकार को, ताकि राज्य सरकार एनओसी दे दे। फिर राज्य सरकार एनओसी देती है ना, उसके बाद क्या होगा, यूजीसी निरीक्षण, एनओसी मिलने के बाद यूजीसी निरीक्षण करता है, निरीक्षण के बाद उसको ऑटोनोमस की दे देता है और विश्वविद्यालय फिर क्या करेगा, यूनिवर्सिटी इसको नोटिफिकेशन के थ्रू मतलब ये इन्फॉर्म करेगा, मतलब जारी कर देगा, नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो इस तरीके से ऑटोनोमस दिया जाता है। यूजीसी के नए ऑटोनोमस कॉलेज विनियम कब आए? तो ये 2023 में आए हैं। यूजीसी ऑटोनोमस कॉलेज रेगुलेशन 2023 के अनुसार यदि राज्य सरकार 30 दिनों के भीतर एनओसी नहीं देती है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑटोनोमस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और राज्य सरकार को पहले अप्लाई एनओसी के लिए करेंगे, अब एनओसी नहीं दे रहे हैं 30 दिन के अंतर्गत, तो यहाँ डीम्ड एनओसी माना जाएगा और कॉलेजों को अपने आप ही मतलब यहाँ ऑटोनोमस प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजीसी डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत शासकीय कॉलेजों को यूजीसी एक्ट 12B का दर्जा प्राप्त है? तो कितने परसेंट है ये 72% है, ऑप्शन सी। यूजीसी के अनुसार मध्य प्रदेश के लगभग 72% शासकीय कॉलेजों को 12B का दर्जा प्राप्त हो चुका है ना। तो यहाँ पे जो एमपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें से 72% कॉलेजेस हैं जिन्होंने 12B का दर्जा प्राप्त कर लिया है। बाकी कॉलेज क्या है, अभी प्रोसेस में है। अब 12B से क्या होगा, यूजीसी से फंड मिल जाएगा, मतलब अनुदान मिलेगा, रिसर्च फंड मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो सकता है, सेमिनार और प्रोजेक्ट अनुदान मिलेगा। इसलिए 12B को कॉलेजों की फाइनेंशियल लाइफलाइन माना जाता है। मध्य प्रदेश देश में किस श्रेणी में शामिल है? तो ये सर्वाधिक ऑटोनोमस कॉलेज वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है जहां सबसे अधिक ऑटोनोमस कॉलेज है। ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब क्या है, तो ये देख लेते हैं। ये ऑटोनोमस कॉलेज मतलब कॉलेज का पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकते हैं, परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, मूल्यांकन प्रणाली तय कर सकते हैं। इन सबकी स्वतंत्रता है इन कॉलेजों को, लेकिन डिग्री जो होगी वो विश्वविद्यालय के नाम से ही दी जाएगी, है ना। तो यहाँ कॉलेजेस की बात की जा रही है और ये यूनिवर्सिटी डिग्री देगा, है ना। तो कॉलेज अपने खुद के ये रूल्स रेगुलेशन बना लेगा, लेकिन डिग्री मिलेगी वो वहाँ की यूनिवर्सिटी से जहाँ से उसने ऑटोनोमस लिया है। मध्य प्रदेश के लगभग कितने कॉलेजों को कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है? तो ये 15 कॉलेजेस को इसका दर्जा दिया गया है। यूजीसी द्वारा सीपीई कॉलेज विथ पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का दर्जा उन कॉलेजों को दिया जाता है जिसमें, अब ये किनको दिया जाता है, तो ये जिनमें उच्च गुणवत्ता शिक्षा है, शोध क्षमता है, उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। तो ऐसे मध्य प्रदेश में लगभग 15 कॉलेज है जिन्हें ये इस श्रेणी में लाया गया है। होलकर साइंस कॉलेज और मॉडल साइंस कॉलेज जबलपुर, इन कॉलेजों को यूजीसी से विशेष विकास अनुदान मिलता है। नेक्स्ट है पीएम उषा योजना में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है फोकस स्टेट के अंदर। फोकस स्टेट मतलब पीएम उषा जो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जो रूषा का नया रूप है, यूजीसी की सिफारिश पर मध्य प्रदेश को फोकस स्टेट माना गया है। इसका अर्थ है राज्य को उच्च शिक्षा विकास के लिए अधिक अनुदान मिलता है ना। तो यूजीसी ने सिफारिश की और मध्य प्रदेश का मतलब यहाँ पे फोकस स्टेट बना है और अधिक अनुदान मिलता है इसके तहत। मध्य प्रदेश के कॉलेज शिक्षकों को कौन सा वेतनमान मिलता है? तो ये यूजीसी 7th पे स्केल दिया जाता है। यूजीसी 7th पे कमीशन पे स्केल मिलता है मध्य प्रदेश के कॉलेज शिक्षकों को। वेतन राज्य सरकार देती है, लेकिन शुरुआत के 5 वर्ष तक 50% राशि यूजीसी केंद्र सरकार यूजीसी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। इससे राज्यों पर आर्थिक भार कम होता है। मध्य प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन कौन करता है? तो ये एमपीपीएससी करती है।
एमपी सेट जो है उसको आयोजित एमपीपीएससी करती है, लेकिन इसका एक्रीडिएशन यूजीसी करता है। इसका अर्थ है यूजीसी सेट को मान्यता नहीं देता तो सेट पास उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। मतलब इसको मान्यता कौन दे रहा है, इसकी जो एक्रीडिएशन देता है वो यूजीसी ही दे रहा है। विज्ञान और वाणिज्य की पाठ्य पुस्तकों को हिंदी में आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो साइंस है और मतलब मेडिकल लाइन में और इसमें हिंदी में पुस्तकें निकाली है, तो ये मध्य प्रदेश है सबसे पहले। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने विज्ञान और वाणिज्य की पाठ्य पुस्तकों को हिंदी माध्यम में आधिकारिक मान्यता दी है। यह कार्य किसके थ्रू करा इन्होंने, हिंदी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से किया गया है और यूजीसी की अनुमति ली गई थी इसके लिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई किससे संबंधित है, तो ये शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड है ना। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो ये शिक्षक शिक्षा से संबंधित है, जो कि भारत में टीचर एजुकेशन को नियंत्रित करती है ये काउंसिल। तो जिसमें बीएड, एमएड, आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, मध्य प्रदेश में एनसीटी नीतियां बनाता है और उच्च शिक्षा विभाग उन्हें लागू करता है। इसलिए कहा गया है कि डीएचई इज द इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स ऑफ एनसीटीई। मध्य प्रदेश में शिक्षक शिक्षा की किस नियंत्रण प्रणाली के तहत संचालित होती है, तो ये त्रिस्तरीय नियंत्रण प्रणाली के तहत मध्य प्रदेश में शिक्षा मतलब शिक्षक शिक्षा संचालित होती है। इसमें है टीचर एजुकेशन बीएड एमएड 3 स्तरों पर नियंत्रित होती है। तो एनसीटी क्या करता है, जो नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन है वो नियम बनाता है। डीएचई जो है वो प्रशासन और प्रवेश से संबंधित नियम देखता है और विश्वविद्यालय डिग्री देता है। एनसीटी रेगुलेशन 2014 के अनुसार नया बीएड कॉलेज खोलने के लिए क्या आवश्यक है, तो नया बीएड कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार की एनओसी जरूरी है। एनसीटी रेगुलेशन 2014 सेक्शन 5 के अनुसार किसी भी नए शिक्षक शिक्षा संस्थान को खोलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एनओसी आवश्यक है। डीएचई यह चाहता है कि जिले में बीएड कॉलेज की आवश्यकता है नहीं, और इसे सैचुरेशन लेवल कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।